तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसको कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसको कहते हैं और क्या प्रॉपर्टीज होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। ठीक है, देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, अगर आपके पास एक मेटल का लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है, उसमें अगर छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ट्रैप हो जाए, ये इंप्योरिटी अगर उसमें ट्रैप हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कुछ देख लीजिए, जैसे ये जो है TiC Mn4n, और ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अब दे आर यूजुअली नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, ये हम पढ़ के आए, अभी हम देखें, एंड आर नीदर टिपिकली आयोनिक और नॉर कोवलेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो सिंस आप क्या कर रहे हैं, एक मेटल के क्रिस्टल में इन एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ओवरऑल पूरे क्रिस्टल होगा उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट था उससे ज्यादा होगा, और ये हार्ड भी होंगे। ठीक है, जैसे बेसिकली डायमंड का हार्डनेस बढ़ाना होता है तो हम उसमें बोराइड्स ऐड करते हैं। ठीक है, अब इनका जो मेटालिक कंडक्टिविटी है वो रिटेन रहता है, क्योंकि मेटल थे पहले, उसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन था तो अब भी वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इस एलिमेंट के ऐड होने के बावजूद भी। और केमिकली ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं वो इनर्ट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसी पे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए क्या था, क्वेश्चन में आपको बोला है द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या सही है, दे आर केमिकली रिएक्टिव। ठीक है, ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होते, तो यही इनकरेक्ट है। वेरी हार्ड होते हैं, मेटालिक कंडक्टिविटी होता है क्योंकि अभी भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी हम पढ़ के आए हैं। तो ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर केमिकली इनर्ट, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें कैटालिटिक एक्टिविटी होता है, वो एज ए कैटालिसिस की तरह काम में करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम में लाते हैं, वो काम में लेते हैं हम उसको। तो हम बात करने जा रहे हैं कैटालिटिक एक्टिविटी। तो देखिए बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों होता है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है। अगर उनका लार्ज सरफेस एरिया होगा तो जो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनको वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एक सरफेस प्रोवाइड करता है, तो लार्ज सरफेस एरिया होता है। आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का जो टेंडेंसी होता है ये भी इसके कैटालिटिक एक्टिविटी में हेल्प करता है, और इसमें डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होते हैं तो ये भी हेल्प करता है उसमें। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली ट्रांजिशन मेटल को एक कैटलिस्ट बनाता है। जैसे बहुत सारे रिएक्शन में ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो एज ए कैटलिस्ट काम में आते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हेबर्स प्रोसेस में, तो हेबर्स प्रोसेस आपको पता है अमोनिया बनाने का प्रोसेस है, तो इसमें आयरन एज ए प्रोमोटर यूज करते हैं। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देखिए MnO2। MnO2 को हम यूज करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, किससे, KClO3 को जब आप हीट करते हैं MnO2 के प्रेजेंस में तो आपके पास KCl साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो यहां पे देखिए MnO2 जो है यहां मैग्नीज डी ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे TiCl4 और Et3Al, इसको बुलाते हैं जिगलर नेटा कैटलिस्ट। तो आपको नाम और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। TiCl4, यहां देखिए टाइटेनियम है, टाइटेनियम बेसिकली आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो जिगलर नेटा कैटलिस्ट क्या करते हैं, हम पॉलीथीन बनाते हैं इथीन से। तो इथीन से पॉलीथीन बनाने में जिगलर नेटा कैटलिस्ट का यूज होता है। फिर एक है V2O5। V2O5 को हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं। आपको पता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, H2SO4 बनाने का तरीका है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम V2O5 को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। और ये जो है Al2O3 प्लस Cr2O3, इसको हम एरोमेटाइजेशन में यूज करते हैं, यानी कि नॉर्मल एल्केन को बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे कुछ कैटलिस्ट हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो फोटोग्राफिक इंडस्ट्री होते हैं, जहां पे फोटोग्राफ बनाया जाता है, वो क्या करता है, एक AGBR के ऊपर डिपेंडेंट होता है, रिलाइज ऑन स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ AGBR। AGBR में क्या होता है, लाइट कैच करने का टेंडेंसी होता है, तो उसको लिए यूज करते हैं। एक थियोरेटिकल पॉइंट याद रखिएगा, हाईएस्ट अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो ऑस्मियम और इरिडियम में लगभग इनका डेंसिटी सेम होता है, और इनका डेंसिटी जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में हाईएस्ट होता है। तो ये डाटा याद रखिएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग पूछा है। अब देखिए TCl4, TiCl4 और एल्युमिनियम Me3, ये आपको पता है क्या है, जिगलर-नैटा कैटलिस्ट। जिगलर-नैटा कैटलिस्ट कौन से यूज में आता है, इथीन को पॉलीथीन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। V2O5 आपको पता है, इसको यूज करते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, H2SO4 बनाते हैं। अमोनिया हेवर्स प्रोसेस में यूज करते हैं, और आपको पता है हेवर्स प्रोसेस में हम क्या यूज में लेते हैं, आयरन एज ए उसमें हम प्रोमोटर यूज करते हैं। तो देखिए D का 4 हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये याद रखना पड़ेगा कैटलिस्ट का रोल। नेक्स्ट आइए हम डी ब्लॉक में उसके ऑक्साइड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसका ऑक्साइड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले आपको क्या याद रखना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के सारे एग्जाम्पल। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करने के लिए आप क्या करिएगा, एक निमोनिक याद करिएगा। क्या है निमोनिक, सुनिए ध्यान से। ये सारे जो हैं ये सब आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। इसको याद करिएगा, आज फिर सब कारवेंटो 13, आज फिर सब कारवेंटो 13, जान सुनो बे आलिया पब में गई कैडबरी लेने। तो ऐसे याद रखिएगा, आज फिर सब कारवेंटो 13, जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी लेने। तो ये सारे क्या हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो इसमें हमने ये आयन दिखाया है क्योंकि आपको पता है आयरन जो होता है उसके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। आयरन +2 भी शो करता है। तो स्पेशली आयरन अगर +3 में है तब वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जैसे Fe2O3 इसका एक एग्जांपल है जिसमें आयरन +3 स्टेट में, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जैसे ये सब +3 में है, वेनेडियम +5 में एम्फोटेरिक होता है, जैसे V2O5, Te+4 में एम्फोटेरिक होता है। तो ये प्लस आपको याद रखना पड़ेगा। और Zn, जैसे ZnO जो है ये एम्फोटेरिक है, और ये सब जो है एम्फोटेरिक है। तो कैसे याद रखिएगा, आज फिर सब कारवेंटो 13 याद रह जाएगा, जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी लेने। ये तो हमने बात किया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। फिर एक नॉर्मल डिस्कशन करते हैं। नॉर्मल डिस्कशन क्या है, अगर कोई मेटल के ऊपर या तो +1 या +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो एज ए बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। और अगर किसी मेटल पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। और अगर +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए, जैसे जैसे आप देख रहे हैं हम एसिडिक, बेसिक से एसिडिक की तरफ मूव कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। अब अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, याद रखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, तो उस मेटल का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है। जैसे Mn2O7 में देखिए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसको बुलाते हैं कोवेलेंट ग्रीन ऑयल। कलर याद रखिएगा। अच्छा, जैसे से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज करता है, इसलिए तो ये ऑयल के फॉर्म में है। जैसे इसका एग्जांपल है CrO3 एंड B2O5, तो ये सारे कोवेलेंट है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। जैसे अगर एक हम एग्जांपल देखने की कोशिश करें क्रोमियम के ऑक्साइड की, तो क्रोमियम के अलग अलग ऑक्साइड होते हैं, CrO, Cr2O3 एंड CrO3। यहां देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, +6। तो जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहे हैं तो बेसिक से एसिडिक में जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये +6 तो ये पक्का एसिडिक ऑक्साइड होगा, +2 वाला बेसिक ऑक्साइड होगा, और +3 वाला होना तो चाहिए बेसिक ऑक्साइड, पर आप इसको पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि Cr2O3 जो होता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो पहले आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही चेक करिएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पीरियोडिक टेबल में कुछ और ऑक्साइड के ऊपर डिस्कशन करें तो देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा
ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो यहाँ बेसिक से एसिडिक ऑक्साइड की तरफ हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ के आए जैसे Mn2O7 और CrO3 एसिडिक होते हैं। फिर V2O5 आप अभी पढ़ के आए एम्फोटेरिक होता है। और TiO2 +4 में होना तो चाहिए बेसिक, पर अभी हम पढ़ के आए हैं एग्जाम्पल में वो एम्फोटेरिक होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बेसिक से एसिडिक की तरफ जा रहा है। याद रखिएगा ZNO जो है वो एम्फोटेरिक होता है, पढ़ के आए हैं। और CuO और Cu2O ये बेसिक होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सो एनाइन को जो आपको याद रखना है। जैसे VO4 3- इसको बुलाते हैं वेनेडेट आयन, ठीक है। CrO4 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव, FeO4 2 नेगेटिव, तो ये सारे ऑक्सो एनाइन है। जैसे हम VO4 3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं तो 4 ऑक्सीजन है, 3 पे नेगेटिव चार्ज, एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। और ये सब जो है ये सब आपको बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा भी आपने मीडियम चेंज किया तो इन सब का जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग हो जाएगा। तो जैसे हमने ऑक्सो एनाइन के ऊपर डिस्कशन किया था तो इसमें MnO4 के बारे में पढ़ा था कि ये बेसिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल होता है। अब क्या हो कि अगर हम क्या करें इसका मीडियम चेंज कर दे, ठीक है। तो अगर आप मीडियम चेंज करिएगा, जैसे मान लीजिए MnO4 2 नेगेटिव था, आपने माइल्ड बेसिक या न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम कर दिया, तो एग्जिस्ट तो ये बेसिक मीडियम में होना चाहिए था, पर जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया तो MnO4 क्या होता है, डिस्प्रोपोनेट होता है, +6 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। यानी MnO4 2 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव बनाता है और साथ में MnO2 बनाता है +4 ऑक्सीडेशन वाला। तो ये आपका रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर आप क्या करवाते हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनता है। वाटर का डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे। तो सॉल्ट में आपको पता है एक तो केटाइन होगा और एक एनाइन होगा। अब आप देखिए ये जो केटाइन है क्या ये बेस से आ रहा है? बिल्कुल सही बात है, ये बेस से आ रहा है। तो ऐसे है केटाइन को हम बुलाते हैं बेसिक रेडिकल। और Cl नेगेटिव ये एसिड से आ रहा है, इसको बुलाते हैं, एसिड से आ रहा है इसलिए इसको बुलाते हैं एसिडिक रेडिकल। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसी को हम यूज करते हैं। अब कैसे यूज करेंगे ये सुनिए। आपको पता है V2O5 जो है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। और V2O5 एनाइन में भी एग्जिस्ट करता है और केटाइन में भी एग्जिस्ट करता है। एनाइन में VO4 3 नेगेटिव में और केटाइन में VO2 पॉजिटिव, VO4 पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर क्या करिए V2O5 को आप बेसिक मीडियम में ले जाइए, तो बेसिक मीडियम में ले जाइएगा और आपको पता है बेस क्या देता है, केटाइन देता है। तो बेस केटाइन देगा तो आपको V2O5 एनाइन देगा। तो बेसिक मीडियम में V2O5 एनाइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही इसको आप एसिडिक मीडियम में ले जाते हैं तो आपको पता है एसिड क्या देगा, एसिड एनाइन देगा। तो अब V2O5 केटाइन देगा तो एसिडिक मीडियम में V2O5 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अब हम कुछ और ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए HMnO4 जो है इसको हम परमैंगनिक एसिड बुलाते हैं। नाम आपको पता होना चाहिए, HMnO4 को परमैंगनिक एसिड बुलाते हैं। अगर आप क्या करिए ये हाइड्रोजन को रिमूव करिए तो आपके पास बचेगा MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव को हम परमैग्नेट आयन बुलाते हैं। तो परमैग्नेट आयन किससे बना, परमैंगनिक एसिड से, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ठीक है। सिमिलरली H2MnO4 को हम मैग्निक एसिड बुलाते हैं। इसमें से हाइड्रोजन निकालिएगा तो बनेगा, सब हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो बनेगा MnO4 2 नेगेटिव, इसको बुलाते हैं मैग्नेट आयन, ठीक है। अब याद रखिएगा ये जो मैग्नेट आयन है ये ग्रीन कलर का होता है और ये जो परमैग्नेट आयन है ये पर्पल कलर का होता है। तो आपको कलर याद होना चाहिए। और अगर आप MnO4 2 नेगेटिव और MnO4 नेगेटिव को ध्यान से देखिए तो यहां Mn पे +7 चार्ज है और यहां Mn पे +6 चार्ज है। ध्यान से देखिए Mn पे +7 चार्ज है और +6 चार्ज है। Mn +7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखेगा, और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि परमैग्नेट आयन जो है वो क्या होता है, वो डाईमैग्नेटिक होता है।
यही हमें याद रखना है, ठीक है। और अगर आप Mn+6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। कहने का क्या मतलब कि मैग्नेट आयन क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो क्या याद रखना है, याद क्या रखना है कि जो मैग्नेट आयन होता है एक तो पैरामैग्नेटिक होता है, साथ में ग्रीन कलर का होता है, और परमैग्नेट आयन डाईमैग्नेटिक होता है और ये पर्पल कलर का होता है। तो इस पॉइंट को लिखिए और साथ साथ हम इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत आसान है, 4 ऑक्सीजन लगाना है, 4 ऑक्सीजन लगाने के बाद क्या करना है, आपको नेगेटिव इस किसी एक पे देना है। सिमिलरली यहां 4 ऑक्सीजन लगाना है, किसी 2 ऑक्सीजन पे आपको नेगेटिव डाल देना है। तो हम लिख सकते हैं ग्रीन मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन ग्रीन होता है और पैरामैग्नेटिक होता है, और पर्पल परमैग्नेट होता है और ये डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। एक और डिस्कशन यहां पे है कि अगर आप HMnO4 का 2 मोल लीजिए तो आपके पास बनेगा H2Mn2O8, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालिए तो आपके पास बनेगा Mn2O7, और आपको पता है अभी अब आप पढ़ के आए हैं Mn2O7 कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो 2 Mn को जोड़िएगा और 2 Mn को साथ में एक ऑक्सीजन से ब्रीच करिएगा, और बाकी एक ऑक्सीजन ब्रीज हो गया तो 3 बचा, तो 3 आप यहां लगा दीजिएगा। तो ये आपको देखिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिख रहा होगा और नॉन प्लेनर, तो ये नॉन लीनियर और सिमेट्रिकल कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। और ईच Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन, जिसमें MnO Mn ब्रीज होता है।